प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे पिछले 10 दिन से पूरे हरियाणा की सबसे चर्चित खबर की। ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता लगेगा कि हरियाणा में अपराध की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। बात अब उतनी नहीं रही जितनी 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के समय दिख रही थी। बात अब उतनी भी नहीं रही जितनी 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के समय नजर आ रही थी। बात अब दोनों की खुदकुशी से कहीं आगे बढ़ चुकी है। आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि मौत को गले लगाने से पूर्व एएसआई संदीप लाठर ने जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर ढेरों खबरें आ रही है। लाठर के इस वीडियो में उस राव इंद्रजीत का नाम भी आया है जो एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है, जिसका नाम लेकर 50 करोड़ की किसी डील की बात होती है। रेवाड़ी के गांव बेरली कला निवासी यह इंद्रजीत अब दूर रहकर दुबई में रहकर अपना पक्ष लेकर सामने आ चुका है। कुछ मीडिया कर्मियों से इंद्रजीत ने संवाद भी किया है और एक प्रेस नोट भी जारी किया है। एएसआई संदीप लाठर का वीडियो अब पब्लिक डोमेन में है। जो सुसाइड नोट छोड़ा है वह भी सार्वजनिक है। लाठर ने मृत्यु पूर्व जिस राव इंद्रजीत सिंह नाम के शख्स का 50 करोड़ की किसी डील में जिक्र किया गया है, वह भी सामने आ चुका है, उनका पक्ष सामने आ चुका है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी के मामले में गठित की गई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब तक जो बातें सामने आ रही है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला हरियाणा या चंडीगढ़ पुलिस की जांच से आगे का है। जितनी कहानियां सामने आ रही है उनका सच तभी बाहर आ सकता है जब सीबीआई जैसी जांच एजेंसी किसी सिटिंग जज के निर्देशन में दूध का दूध और पानी का पानी करे। पब्लिक के 3 सवाल है। उस राव इंद्रजीत का सच सामने लाया जाए जिसका हत्या से जुड़े एक मामले में 50 करोड़ की किसी डील को लेकर जिक्र किया गया है। इस बात का जवाब दिया जाए कि आखिर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद संदीप लाठर ने खुदकुशी क्यों की। जो इंद्रजीत प्रकट होकर अपना पक्ष रख रहे हैं और खुद को ईमानदार बता रहे हैं, उनकी बातों का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। यह बताया जाना चाहिए कि यह शख्स कौन है जो कमांडो के घेरे में रहता है और 20 करोड़ टैक्स भरने की बात करता है। यह बताया जाए कि आखिर यह व्यक्ति क्यों और कब से किस तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव के पक्ष में विज्ञापनबाजी कर रहा है और क्यों नायब सैनी सहित देश के कई नेताओं के साथ इसकी फोटो लगी हुई है। इसे रोका क्यों नहीं गया? इसका मंत्रियों के सरकारी आवास पर बेरोक टोक आना जाना कैसे रहा है? इस मामले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि बेरली वाले इंद्रजीत का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से कितना निकट का संबंध है। क्या एक आम समर्थक की तरह का संबंध है या इससे आगे? हम इस मामले में यह कह रहे हैं कि सरकार को एक बार बेरली वाले राव इंद्रजीत की बातों को सच मानकर ही जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके आरोप और उन पर लग रहे आरोप दोनों ही बेहद गंभीर है। ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता लगेगा कि हरियाणा में अपराध की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है। यह एक ऐसा अवसर है जब सरकार राजनीतिज्ञों, बड़े अपराधियों के साथ माफियाओं के गठजोड़ पर चोट कर सकती है। दोस्तों, इस मामले में एक पत्रकार साथी के YouTube चैनल पर पूछे गए सवाल भी अहम है। हम उन सवालों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। पहला सवाल, अगर आईपीएस वाई पूरन कुमार उस एएसआई को प्रताड़ित करते थे तो वह तो 1 सप्ताह पहले ही खुदकुशी कर चुके थे। उनके जाने से तो संदीप को शांति मिलनी चाहिए थी। दूसरा सवाल, अगर पूरन कुमार के भ्रष्टाचार से संदीप लाठर तंग थे तो उसे पूरन कुमार के मरने से पहले सबूतों सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, जैसे पानीपत के हेड कांस्टेबल सिंघम ने किया था। संदीप जिसके भ्रष्टाचार से तंग था वो तो 7 दिन पहले ही मर चुके थे। अगर वो बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार से परेशान था तो उसे अपनी वीडियो में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारणिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत थी? ये दोनों आईपीएस पूरन कुमार मामले में आरोपी हैं। यह जरूरी सवाल है, क्या कोई अपने दुश्मन की मौत से भी तंग आकर सुसाइड करता है? अच्छा, एक सवाल यह भी है कि क्या उसे स्केपगेट यानी बलि का बकरा बनाया जा रहा था? उसे फंसाकर बड़े अफसर खुद को ईमानदार साबित होने के चक्कर में तो नहीं थे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। यह गंभीर सवाल है। क्या उसके वीडियो की भाषा पॉलिटिकल नहीं थी? आपको नहीं लगा कि उसकी भाषा पॉलिटिकल है? यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे साथी भी सवाल पूछ रहे हैं और जनता भी सवाल पूछ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि कहीं उसने प्रेशर में, दबाव में आकर तो सुसाइड नहीं किया।
एक बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि एएसआई की मौत की जिम्मेदार आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी कैसे हो सकती है, अमनीत पी कुमार कैसे हो सकती है। वह तो पुलिस महकमे में भी नहीं है, न ही उनकी पत्नी ने कभी संदीप लाठर का नाम लिया था, न उन पर कोई आरोप लगाए थे। फिर संदीप की डेड बॉडी को रखकर परिजनों ने उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की मांग क्यों की थी। हालांकि अब तो अंतिम संस्कार हो चुका है, सारा विषय पुराना हो चुका है, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है। वीडियो में जिस राव इंद्रजीत का नाम लिया गया है वह अभी प्रशासन का बकरा है, कई मामलों में फंसा हुआ है। खुल्लर और कपूर बड़े आराम से उसकी बाह मरोड़कर वाई पूरन कुमार के खिलाफ बयान दिलवा सकते हैं, क्योंकि पूरन कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। एक सवाल और पूछा गया है, इस घटना के बाद ऐसे लोग क्यों सक्रिय हो गए जो 2016 के बाद हर घटना को, हरियाणा की हर बड़ी घटना को जातीय एंगल की ओर मोड़ देते हैं, दो जातियों को आपस में लड़ा देते हैं। ऐसे लोग अब घटनाक्रम के केंद्र में पहुंचे हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये सवाल मेरे नहीं है। बेशक ये सवाल हमारे एक पत्रकार साथी ने पूछे हैं, लेकिन आम आदमी के मन में अब इसी तरह के सवाल तैर रहे हैं, इसलिए इन सवालों को हमारा समर्थन है। सरकार को निष्पक्षता से इनके जवाब देने चाहिए, और निष्पक्षता तब आ सकती है जब जांच प्रभावित न हो। अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। खैर, अब आपको इस पूरे प्रकरण के दो पक्ष बताते हैं। पहला, हम दो पत्रकार साथियों की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई बातचीत का सार बताते हैं, और इसके बाद दैनिक भास्कर ऐप से हुई बेरली वाले राव इंद्रजीत सिंह यादव की बात का सार बनाते हैं। न्यूज़ चैनल के सवाल पर पत्रकार साथी का जो जवाब आया वह सुनने जैसा है, उसका सार हम आपको बताने जा रहे हैं। पत्रकार साथी के शब्दों में बता रहा हूँ। हरियाणा के कई नेता एएसआई संदीप लाठर के अंतिम संस्कार में पहुंचे। शुरू में राव इंद्रजीत नाम को लेकर भ्रम था। पहले इस इंद्रजीत को केंद्रीय मंत्री समझा गया, लेकिन यह बेरली गांव का वह इंद्रजीत है जिसे आप फ्रॉड कह लीजिए, 2 नंबरी आदमी कह लीजिए, धनाढ़ कह लीजिए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ऑफिशियल इस इंद्रजीत का परिचय है कि वह एक म्यूजिक कंपनी चलाते हैं, एक म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। हमने एएसआई की मौत से पहले 2 वीडियो जारी की थी, उनमें भाऊ गैंग शब्द का जिक्र किया था। इसे याद रख लीजिएगा, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। उन दोनों ही वीडियो में हमने ये कहा था कि एनसीआर के पूरे क्षेत्र गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, सोनीपत व फरीदाबाद में अकूत पैसा है। यहाँ पर फाइनेंसरों की लड़ाई चलती ही रहती है। राव इंद्रजीत यादव का नाम सबसे पहले डीगल गांव के मंजीत के मर्डर केस में सामने आया था। मंजीत डीगल गांव का एक फाइनेंसर था। फाइनेंसर तो बहुत सारे थे, बहुत सारे युवा उसके साथ थे। डीगल गांव के युवा लड़के पैसे एकत्रित करके बड़े बड़ी कंपनियों को ब्याज पर देते हैं। मंजीत इन सबको संरक्षण प्रदान करता था। पत्रकार साथी 500 करोड़ तक की बात करते हैं। हमारी समझ इस मामले में कमज़ोर है। यह बच्चे पैसे कहाँ से लाते थे इतना, इसका जवाब ये दिया गया है कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत आदि एनसीआर के जिलों में जो ज़मीनें बिकी है, बहुत सारा पैसा किसानों के घरों में भी आया है। डीगल में बहुत सारे परिवार फाइनेंस का ही काम कर रहे हैं, ग्रुप बनाकर पैसा इकट्ठा करते हैं, और मंजीत जैसे युवाओं के माध्यम से उनका पैसा कंपनियों में लगता रहा है। भाऊ गैंग का नाम सामने तब आया था जब ये कहा गया कि इंद्रजीत यादव ने भाऊ को बोलकर मंजीत को मरवाया है। अब आप कहोगे कि वह भाऊ को सुपारी देकर मंजीत को क्यों मरवाएगा। उसका जवाब, उसका निचोड़ पत्रकार साथियों ने यह दिया है कि एनसीआर का फाइनेंस का जितना भी मामला है, गुरुग्राम में, नोएडा में, दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े बिल्डर लॉबी हैं, उन सबको जो मेन ग्रुप था उसको पैसे देने वालों में उनमें मंजीत भी शामिल था। और मंजीत के रहते हुए राव इंद्रजीत यादव की मनसा पूरी नहीं हो रही थी। राव इंद्रजीत इस फाइनेंस के पूरे साम्राज्य पर कब्जा चाहता था, ऐसा पत्रकार साथियों की बातों का निष्कर्ष है। ये टकराव उस समय बढ़ा था जब डीगल के फाइनेंसरों ने एक बड़ी टायर कंपनी को पैसा दिया हुआ था, मोटे ब्याज पर पैसा दिया हुआ था। बीच में राव इंद्रजीत कूदे और कंपनी को कहा कि पैसा मत चुकाइए, मैं कम ब्याज पर आपकी बात करा देता हूँ। इसके बाद ही भाऊ गैंग की एंट्री हुई, इसके बाद ही सारे मामले बिगड़े, इसके बाद ही डीगल के लोगों से इंद्रजीत का टकराव बढ़ा। परिवार ने जब मंजीत की मौत की एफआईआर करवाई थी तब उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखवाया गया था। जब सीआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो 21 नाम सामने आए उनमें से एक मुख्य नाम था राव इंद्रजीत यादव। सीआईए जैसे ही इस मामले में आगे बढ़ी, राव इंद्रजीत को गिरफ्तारी की तैयारी करने लगी, उससे पहले इनकम टैक्स में ईडी की रेड शुरू हो जाती है। राव इंद्रजीत के रेवाड़ी सहित तमाम ठिकानों पर ईडी की रेड शुरू हो जाती है। इसी बीच उसे प्राइवेट जेट से दुबई भगा दिया जाता है। वह आज भी दुबई में है। अब यह जांच का विषय है कि वो भगाने वाले कौन थे, इसकी जांच होनी चाहिए, उनका नाम सामने आना चाहिए।
सीआईए की टीम तो खाली रह गई, लेकिन जांच जारी थी। उसके बाद आते हैं वाई पूरन कुमार, बतौर आईजी रोहतक में उनकी तैनाती होती है। और इस बीच डीगल गांव में एक बड़ी पंचायत होती है। डीगल गांव के बुजुर्ग चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, मंजीत हत्याकांड की जांच हो। डीगल में पंचायत इसलिए हुई क्योंकि डीगल की पंचायत तक ये बात पहुंची थी, जिस मंजीत हत्याकांड की जांच आईजी वाई पूरन कुमार की देखरेख में हो रहे हैं, उसको दादरी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसी सूचना थी, इसके बाद ही पंचायत हुई थी। और ऐसा माना जा रहा था कि दादरी में जो डीएसपी है वह राव इंद्रजीत का नाम इस केस से निकाल देगा। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठे हुए और वाई पूरन कुमार के पास पहुंचे और वाई पूरन कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, राव इंद्रजीत का नाम इस केस से नहीं निकलेगा, डीगल गांव के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरन कुमार ने छाती ठोक कर कह दिया था कि कहीं भी जांच ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इस मामले की जांच हम करा रहे हैं और हम किसी भी हालत में इंद्रजीत यादव का नाम नहीं निकलने देंगे। अब जो वीडियो में बताया गया है कि बड़े अधिकारी नहीं चाहते थे कि राव इंद्रजीत फंसे, क्योंकि वे राव इंद्रजीत को फाइनेंस कैपिटल की उस कुर्सी पर देखना चाह रहे थे जहां पर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का काला धन लगता है, जहां से काले धन का रास्ता साफ होता है, जहां से काला धन दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता है। पता है राव इंद्रजीत को क्या प्रोटोकॉल मिलता था, वह किस पद पर था, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि पुलिस की जिप्सी उसके आगे पीछे चलती थी। 5-6 पुलिसकर्मी उसकी गाड़ी के आगे रहते थे। चलिए ये बता देते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्या वह लगातार 420 रहा या कहीं से कुछ अच्छी शुरुआत हुई? तो ऐसा बताया गया है कि गाड़ियों का लोन करवाने से राव इंद्रजीत यादव की शुरुआत हुई। उसके बाद वह प्रॉपर्टी की लाइन में आया, प्रॉपर्टी के धंधे में घुसता चला गया और उसके बाद उसको फाइनेंस की दुनिया में प्रवेश मिल गया। हरियाणा की टॉप अफसरशाही उसके संपर्क में आई और टॉप अफसरशाही चाहती थी कि फाइनेंस की दुनिया का बादशाह राव इंद्रजीत रहे ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहें। लाइजनिंग करने में राव इंद्रजीत को महारत हासिल है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है, उनके इंस्टाग्राम को आप चेक करेंगे तो उनकी फोटो मिल जाएंगे। आज बेशक वह विदेश में बैठा है, लेकिन उसकी डील हो रही है। कहते हैं भाजपा की नेता कंगना रनौत भी उनके संपर्क में रही। वह इतना ताकतवर है कि बॉम्बे के बिल्डर तक को फाइनेंस कर रहा है। कहते हैं कि वाई पूरन कुमार ने जब राव इंद्रजीत सिंह का नाम निकालने से इनकार कर दिया तो बात बिगड़ती चली गई। राव इंद्रजीत चाहता था और अधिकारी चाहते थे कि जो डीगल झज्जर आदि के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो पैसा इकट्ठा करके ग्रुप के रूप में लगाते हैं, वो सब साइड लाइन हो जाए और अकेला राव इंद्रजीत का कब्जा इस पर हो जाए। हम ये एक बार फिर बता दें, जिस वीडियो के आधार पर हमने ये बातें कही है उसका लिंक हमने दे दिया है अपनी इस वीडियो में। हम न राव इंद्रजीत सिंह पर कोई आरोप लगा रहे हैं और न ही उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। हम सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी बता दें, यह वीडियो राव इंद्रजीत पर ज़्यादा केंद्रित हो गई है, असल मुद्दे से नहीं भटका जाएगा बिल्कुल भी। हम अपने पहले वीडियो में साफ साफ कह चुके हैं कि जो 2 सुसाइड हुए हैं उनमें एक सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार है और दूसरा एएसआई संदीप लाठर है। कोई भी व्यक्ति सुसाइड तब करता है जब सारे उसके रास्ते न्याय के बंद हो जाते हैं, या वह डिप्रेशन में पहुंच करके, या वह किसी दबाव में आकर के, या वह किसी घेरेबंदी में घिर करके ऐसा करता है। दोनों मामले जो सुसाइड के हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है, इस इंद्रजीत का क्या कनेक्शन है, सारे मामलों को कोरिलेटेड करके जब हम देखेंगे तब निष्पक्ष जांच सामने आएगी। तो उतनी गहराई से, जितनी गहराई से जांच आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले की होनी चाहिए, उतनी ही गहराई से एएसआई के मामले की जांच होनी चाहिए, उतनी ही गहराई से एएसआई के वीडियो में उठाए गए मुद्दों की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आगे आप सुनेंगे, राव इंद्रजीत सिंह बेरली वाले ने जो मुद्दे उठाए हैं बेहद गंभीर है। हो सकता है बेरली वाले इंद्रजीत सारी बातें सही कह रहे हो और उन्हें फंसाया जा रहा हो, इसलिए उनकी बात भी आगे ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। हमारा निष्कर्ष एक ही है कि जांच हो, बारीकी से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। नायब सैनी सरकार के सामने यह चुनौती है, नए डीजीपी ओपी सिंह के सामने यह चुनौती है, उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। दोस्तों अब आते हैं कि जो रोहतक के एसपी बिजराणिया, नरेंद्र बिजराणिया, उनकी बात करते हैं। दोस्तों ये लंबा विषय है, जिस वीडियो को आधार मान करके हम आपको सुना रहे हैं 2 पत्रकार साथियों की बात। स्क्रीन पर उस चैनल का नाम भी है और हम उसका लिंक भी आपको दे रहे हैं, आप पूरा सुन सकते हैं। इस वीडियो में जो जो बातें कही गई हैं, हमें लगा कि ये बातें आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हरियाणा में हो क्या रहा है, इसलिए हम ये वीडियो का लिंक आपको दे रहे हैं। नरेंद्र बिरजाणिया का पूरा मामला आप इसमें सुन सकते हैं।
दोस्तों अब बात करेंगे राव इंद्रजीत यादव की सफाई की। रेवाड़ी के गांव बेरली कला निवासी इंद्रजीत काफी समय गुरुग्राम में रहा। म्यूजिक कंपनी के मालिक का झज्जर के डीगल में हुई मंजीत की हत्या में पहली बार नाम आया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खास समर्थक है। सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम राव इंद्रजीत आरती राव के साथ फोटो है। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है। हेलीकॉप्टर में भी उड़ान भरता है। बॉडीगार्ड रखता है। कल ही उसने ये कहा था कि वह 20 करोड़ सालाना टैक्स देता है। अब इस तरह का शख्स है, उसकी तो जांच तो होनी ही चाहिए। अगर दूध का धुला हुआ है तो भी उसका सम्मान होना चाहिए। अगर दूध का धुला नहीं है तो उसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। लेकिन दैनिक भास्कर ऐप के माध्यम से जो उन्होंने सफाई दी है उसमें इंद्रजीत ने बताया है कि वह जनवरी में ही विदेश चला गया था। 20 जनवरी को उसके घर इनकम टैक्स की रेड हुई थी जिसमें 50 से अधिक पुलिस वाले शामिल थे। इंद्रजीत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि सभी पुलिसकर्मी लूट के इरादे से घर में आए थे और डीवीआर तक उखाड़ कर ले गए थे। इसी वजह से जान बचाकर वह वहां से भागा था। इंद्रजीत का कहना है कि एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड से उसका कोई लेना देना नहीं है और पुलिस जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी नरेंद्र बिजारनिया, राजेश फोगाट और नरेंद्र चौहान के नाम भी सामने आए हैं। राव इंद्रजीत ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया है जो उसने व्हाट्सएप पर साझा किया। राव इंद्रजीत का छोटा भाई रिंकू बोस रेवाड़ी जिले के गांव बेरली कलां का मौजूदा सरपंच है और इस समय रेवाड़ी की गड़ीबोलनी रोड पर स्थित एलिगेंट सिटी में रह रहा है। इंद्रजीत यादव ने प्रेस नोट में लिखा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। मैं कानून और न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखता हूं और संबंधित प्राधिकरणों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हूं, प्रतिबद्ध हूं। मेरा किसी भी प्रकार के अपराध, षड्यंत्र या किसी आपराधिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्यवश कुछ व्यक्ति और समूह जिनका पुलिस अधिकारियों और फाइनेंसरों के साथ गहरा गठजोड़ है, मेरे नाम और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। मैं पहले भी कई बार वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर डीजी साहब को लिखित शिकायतें दे चुका हूं जिनमें बताया गया था कि कुछ पुलिस अधिकारी अपराधियों और फाइनेंसरों के साथ मिलकर अवैध गठजोड़ चला रहे हैं। इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हीं प्रभावशाली तत्वों के दबाव में मुझे 4-5 झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। इन मामलों में मेरा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस गठजोड़ के चलते न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को जान का खतरा है। इन लोगों ने मुझे कई बार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से धमकियां दी है। मैंने हर बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारी इस गठजोड़ का हिस्सा हों तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। मुझे दिवंगत आईजी पूर्ण सिंह जी और एसआई संदीप कुमार की आत्महत्या की घटनाओं का गहरा दुख है। इंद्रजीत ने बताया कि एक गंभीर प्रश्न यह है कि आईजी साहब की आत्महत्या के बाद ऐसा क्या दबाव संदीप कुमार लाठर पर पड़ा कि उन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ी और उन्होंने अपने अंतिम वक्तव्य में मेरा ही नाम क्यों लिया। यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है जो किसी को बचाने और कुछ सच्चाइयों को दबाने की कोशिश है। इंद्रजीत ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए लिखा है कि मैं जांच एजेंसियों से अनुरोध करता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच करवाई जाए। इंद्रजीत ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। डीजीपी ओपी सिंह जी इस प्रकरण की जांच डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बजाय विजिलेंस, सीबीआई या सीआईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाएंगे ताकि बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष जांच हो सके। मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री एवं डीजीपी साहब को औपचारिक रूप से पत्र भी भेजूंगा। अब दुबई में बैठे बैठे इंद्रजीत की बात अगर सही है तो गौर करने जैसी है। अगर इंद्रजीत यादव पाक साफ हैं तो भी जांच जरूरी है और अगर इंद्रजीत सातिर बदमाश है तो भी जांच जरूरी है। जांच से ही दोनों सुसाइड के बीच कनेक्शन सामने आएगा। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हो खुलकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। हम एक बार फिर साफ कर दें, हमने न्यायिक अधिकारी हैं, हमने जांच अधिकारी हैं। जो भी सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जो भी कुछ चर्चाएं आ रही है उन्हीं को आधार बना करके आपके बीच सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर है। फिर कह रहे हैं इंद्रजीत चाहे सच्चा है, इंद्रजीत चाहे झूठा है, दोनों ही परिस्थितियों में जांच जरूरी है। दोनों सुसाइड के बीच कनेक्शन क्या है इसका सच सामने लाना जरूरी है। हरियाणा बहुत गर्त में फंसा हुआ है। हरियाणा अपराध की दलदल में फंसा हुआ है। इस अपराध की दलदल से तब बाहर आया जाएगा जब जांच निष्पक्ष होगी, जब राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स और अपराधी के बीच का गठजोड़ तोड़ा जाएगा। इस गठजोड़ पर चोट तब होगी जब ईमानदारी से जांच होगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।